हेलो यू ऑल, वेलकम टू स्किल बुक्स। मास वेट एंड डेंसिटी कर रहे थे हम, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का नया लेक्चर है। हमने पिछली बार मास, वेट और इन दोनों में डिफरेंस और इन दोनों की थोड़ी बहुत यूनिट्स वगैरह सीख ली थी। आगे हम डेंसिटी करेंगे और एक रिलेटिव डेंसिटी भी करेंगे शायद, और फिर न्यूमेरिकल्स करके चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मास और वेट से ही। हमें एक यूनिट के बारे में डिस्कस करना है, तो सबसे पहले उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने पिछली बार बात करी थी जो मास रहता है उसकी यूनिट रहती है किलोग्राम, ठीक है। और हमारा जो वेट रहता है उसकी यूनिट रहती है न्यूटन, ठीक है। क्योंकि ये एक फोर्स है तो इसकी यूनिट है न्यूटन। लेकिन कभी कभार आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसकी यूनिट लिखी होती है kgf, ठीक है। kgf का मतलब क्या है? किलोग्राम फोर्स, ठीक है। जैसा कि हम पिछली बार डिस्कस कर चुके थे कि वेट एक फोर्स ही है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन से उसको निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन की जगह हम g लिख लेते हैं, बिकॉज धरती माता सबको एक ही उससे खींचती है। तो बार बार हमने बात करी थी कि इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई ना करना पड़े, इस वजह से हम अपने मास को ही वेट बताते हैं। ये पिछली बार हम डिस्कस कर चुके थे। बस यही रीजन है इस kgf फोर्स का भी, यूनिट का भी। इसमें भी क्या है, जब हम बार बार अपने मास को ही वेट बताते हैं तो इसकी यूनिट को ही यूज कर लिया। kg किसकी यूनिट है? मास की, मास पे फोर्स, इसलिए हम kgf को भी एक नई यूनिट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। वो क्या है? किलोग्राम फोर्स। ये भी यूनिट है हमारी वेट की, ठीक है। यहां तक तो एक नई यूनिट थी हमारे पास, ठीक है। एक डाइन भी होती है, ठीक है। फोर्स की दूसरी यूनिट जो होती है वो डाइन होती है। आपने ये सब पढ़ा था ना, SI यूनिट क्या होता है, CGS क्या होता है, ठीक है, और MKS क्या होता है। तो इन तरीके से एक और यूनिट निकल के आती है, ठीक है। CGS में हम डाइन लिखते हैं न्यूटन की जगह। SI यूनिट है न्यूटन, SI यूनिट इज न्यूटन, ठीक है। और CGS में हम लिखते हैं डाइन। तो ये kgf एक यूनिट थी, इसके बारे में डिस्कस कर लिया हमने, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत बार आपको kgf देखने को मिलेगा, इसलिए बताना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं। तो अगली चीज हमारे पास क्या है? डेंसिटी रह गया हमारा ना चैप्टर में। तो डेंसिटी क्या चीज रहती है, ठीक है। डेंसिटी वर्ड आया डेंस से। डेंस वर्ड सुना है? डेंस मतलब घना। सुना ना कि दिस जंगल इज सो डेंस, है ना, कि जंगल बहुत घना है। घना होने का मतलब क्या है? वहां पे पेड़ बहुत है। पेड़ मतलब बहुत पास पास एक दूसरे के, तभी तो घना जंगल दिखेगा। अगर जंगल में पेड़ दूर दूर हैं तो उसको घना जंगल थोड़ी बोलेंगे, डेंस फॉरेस्ट उसको नहीं कहेंगे। आधी बात समझ। तो डेंसिटी का लेना देना किससे है? जगह से, ठीक है। और उसके अंदर कितने लोग हैं। मान लेते हैं जिस रूम में ये पढ़ाई हो रही है, ये रूम है 10 बाय 10 का फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसके अंदर हमने 50 लोग ले आए, तो इसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी। अगर मैं और लोग ले आता हूं, इसके अंदर 100 लोग ले आता हूं, तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। मतलब क्या? उस छोटे से वॉल्यूम के अंदर हमने बहुत सारे लोग बढ़ा दिया, मतलब क्या? मास बढ़ा दिया। ऐसे ही मान लेते ये जंगल था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पेड़ थे, ठीक है। तो दूर से देख रहे तो हमें घना ही लग रहा है। यही जंगल में हमने और पेड़ लगा दिए, ठीक है। मतलब हमने क्या कर दिया? मास इसके अंदर बढ़ा दिया, तो ये घना हो गया। जैसे ही हमने मास बढ़ाया, इंक्रीज किया, वैसे ये और घना हो गया, मतलब ये वैसे ही और डेंस हो गया। यानी कि मास और डेंसिटी का लेना देना सीधा सीधा है। जितना ज्यादा आप मास बढ़ाते चलोगे उतना ज्यादा डेंसिटी बढ़ती चलेगी। उल्टा मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सिनेरियो ये था कि इस जगह को ही हमने कर लिया बड़ा, ठीक है। अब जो ये लोग ऐड करे थे, मान लेते हैं वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ है, ठीक है। उतने ही गोले हैं पिछली बार की तरह ही। लेकिन अब क्या, ये जंगल फिर से घना हमें नहीं दिख रहा है। रीजन क्या है? हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया। जहां पे ये पेड़ लगे हैं वो हमने जगह बढ़ा दी, वॉल्यूम बढ़ा दिया उसका, ठीक है। मास इंक्रीज करने के बाद भी आपने वॉल्यूम बढ़ाया, उसके बाद भी हमें जंगल घना नहीं दिख रहा है, ठीक है। घना नहीं दिख रहा है मतलब क्या? जैसे आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो बढ़ाया, डेंसिटी हो गई कम, यानी घनत्व जो है वो हो गया कम। आ रही कुछ बात समझ? यानी कि ये दो लोगों से डेंसिटी डिफाइन होती है। क्लियर है? तो इन दो लोगों से डेंसिटी डिफाइन होती है। एक के बढ़ने से डेंसिटी बढ़ती है,
दूसरे के बढ़ने से डेंसिटी घटती है। तो हम यहां पे एक फॉर्मूला बना लेंगे, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम बाय मास इसलिए लिखा क्योंकि इसका रिलेशन दिख रहा है मुझे साफ साफ। कैसे हैं ये लोग, इसे वर्ड बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, पीओआर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये जो है इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ठीक है, उल्टा उल्टा रहता है इसके लिए, इनवर्सली के लिए, कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया डेंसिटी के लिए। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं कि इसका यूनिट कैसे निकालेंगे। बहुत आसान। अब इसकी यूनिट देखो कैसे निकालेंगे। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मास किस में नापते हैं, किलोग्राम में। वॉल्यूम किस में नापते हैं, सुना है वॉल्यूम, जैसे एरिया होता है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ऐसे ही वॉल्यूम क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ किस में नाप सकते हो आप, मीटर में। ब्रेथ भी आप नाप सकते हो मीटर में, हाइट भी आप नाप सकते हो मीटर में। तो मीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट हो गई, तो यहां लिख ले हम मीटर क्यूब। ठीक है, तो क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। आसान है। इसको और भी अगर आप यहाँ पे किलोग्राम की जगह ग्राम रखते हो, यहाँ पे इस मीटर को आप डेसीमीटर में नाप लेते हो, सेंटीमीटर में नाप लेते हो, तो उस हिसाब से यूनिट हमारी हो जाएगी। बाकी ये हमने क्यों लिया है, क्योंकि किलोग्राम इज द एसआई यूनिट ऑफ मास एंड मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। पढ़ा है पहले चैप्टर में, इसलिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो गई। यहाँ इसकी एक और यूनिट हो सकती है, मतलब बहुत सारी यूनिट हो सकती है। जैसे आपने इसको नाप लिया सेंटीमीटर में, ठीक है, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब नीचे, और उसको आपने नाप लिया ग्राम में, तो ग्राम पर सीसी भी इसकी यूनिट हो सकती है। सीसी समझते हो, सीसी की फुल फॉर्म क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ये है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। वो सुना है, बाइक का इंजन होता है 125 सीसी का, 225 सीसी का, तो ये वही वाला सीसी है। सीसी इज सेंटीमीटर क्यूब। ये वाली बात समझ आ रही है। अब बाइक के इंजन को सीसी में क्यों नापते हैं, क्योंकि बाइक में लगे होते हैं ना सिलेंडर्स, है भाई, बाइक में लगे होते हैं सिलेंडर्स। सिलेंडर में आता है हमारा फ्यूल, जितना फ्यूल आएगा उसके हिसाब से उस इंजन का सीसी डिसाइड होता है। जितना ज्यादा फ्यूल आएगा उतना ज्यादा सीसी रहेगा। जैसे हमने 110 का इंजन ले लिया और 130 का इंजन ले लिया, तो यानी कि ये वाला जो है इसके अंदर ज्यादा फ्यूल आ रहा है, यानी कि ये फ्यूल भी ज्यादा खाएगा। अरे कुछ बात समझ, जितने ज्यादा सीसी का इंजन रहेगा उतना ज्यादा फ्यूल खाता रहेगा। ठीक है, जितने कम सीसी का इंजन रहेगा उतना कम फ्यूल खाएगा। ऑन द अदर हैंड, इसका और भी क्या मतलब निकाल सकते हैं, इसकी पावर भी तो ज्यादा रहेगी, पावर भी तो ज्यादा रहेगी। छोड़ो, ये ऑटोमोबाइल हो गया। बात समझ आ रही, सीसी क्या रहता है, सीसी इज दी वॉल्यूम, वॉल्यूम मास एंड डेंसिटी। डेंसिटी क्लियर है, मास क्लियर है, वेट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास एक टर्म है नई, उसका नाम है स्पेसिफिक डेंसिटी, या फिर इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, RELATIV। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। स्पेलिंग में थोड़ी सी भूल जाता हूं, आई एम रियली सॉरी टू यू। अच्छा, तो क्या है, रिलेटिव डेंसिटी है। अब रिलेटिव देखो, रिलेटिव का मतलब क्या है कि किसी ना किसी के साथ आपका रिलेशन होगा। ऐसा होता है ना, रिलेटिव घर पे आते हैं तो मतलब इनकी, ये मेरी मौसा है, ये मेरी चाची है, ऐसा होता है ना कुछ। तो यही कहानी है यहाँ पे कि रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है, आपको उस सब्सटेंस की डेंसिटी को किसी ना किसी से रिलेट करना है, तो वो रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी। समझ रही बात। मान लेते हैं हम डेंसिटी को नापते हैं ना, मास बाय वॉल्यूम। ऐसे एग्जांपल लेते हैं, एल्यूमिनियम की डेंसिटी जो है वो है 8 यूनिट, ले लो आप, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं, इतनी नहीं है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी है 8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आपको इसकी निकालनी है रिलेटिव डेंसिटी, तो किसी ना किसी से कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं श्यामलाल ने किसी और से कंपेयर कर लिया, रामलाल ने किसी और से कंपेयर कर लिया, तो इसके लिए हमने क्या तरीका निकाला कि कंपैरिजन के लिए एक ही बंदे को यूज करो, तभी तो सबका रिजल्ट सेम आएगा। वरना क्या बोलोगे आप कि एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ और है, स्पेसिफिक डेंसिटी कुछ और है, और रामलाल ये कहेगा, श्यामलाल कुछ और कहेगा। इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड बनाया पानी को। बोला कि इसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए
इसकी डेंसिटी को आप हमेशा डिवाइड करोगे डेंसिटी ऑफ वाटर से, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करेंगे हमेशा, इससे डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ऊपर क्या, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, यहां पे ले, अब एल्यूमिनियम की जगह कुछ और ले लोगे तो कुछ और लिखना, मैग्नीशियम ले लोगे मैग्नीशियम लिखना, कार्बन ले लो कार्बन लिखना, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, सब्सटेंस, क्योंकि हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, उसे हम बोल सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। अब देखो, जो डेंसिटी एक वर्ड है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब जहां पे वॉल्यूम है वहां थोड़ा बहुत ऐसे लिक्विडिटी फ्लूइडिटी की बात हो रही है ना, तो लिक्विडिटी फ्लूइडिटी की बात है तो मतलब टेम्परेचर से उसे कुछ ना कुछ फर्क पड़ता होगा। वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, जैसे पानी आपने बहुत ठंडा रख लिया, बहुत गर्म रख लिया, तो उसमें उसके वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज आता रहेगा ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे उसका वॉल्यूम बढ़ता या घटता रहेगा, डिपेंड करता है बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो। तो टेम्परेचर का लेना देना वॉल्यूम से है, इसलिए हमने इसको भी और ज्यादा स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या बोला, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो भी डेंसिटी रहती है पानी की, आप उससे अगर उस सब्सटेंस को डिवाइड कर दोगे तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो हम रिलेटिव डेंसिटी की बात कर लेंगे, हो जाएगा। हमने क्या क्या सीख लिया, मास, वेट, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। अब हम बात करते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या रहेगी, ठीक है। अब देखो यूनिट कैसे निकालते हैं, जैसे हमने उसकी निकाली थी, इसकी भी निकालने की कोशिश करेंगे। ऊपर क्या है डेंसिटी, किलोग्राम बाय मीटर क्यूब, नीचे क्या है डेंसिटी, किलोग्राम बाय मीटर क्यूब, दोनों आपस में कट गए चारों, यानी कि क्या, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये है यूनिट लेस। जब दो लोगों में कंपैरिजन चल रहा है, ऊपर भी वही क्वांटिटी है नीचे भी वही क्वांटिटी है, तो वो तो यूनिट लेस होगी ना। अरे कुछ बात समझ, तो इट इज यूनिटलेस, रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस, यहां भी लिख दिया मैंने, वहां भी लिख दिया, अच्छा यूनिटलेस। अब देखो तुम्हें यूनिट बस इसलिए बताई जा रही है कि जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा ना, तो अगर इन केस तुम्हें क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के समझ नहीं आ रहा है तो उसकी यूनिट से आप निकाल लो कि वो क्या दिया हुआ है। आ रही कुछ बात समझ में, कहने का मतलब क्या है, मान लेते कोई क्वेश्चन है इस तरीके का जिसमें आपको यूनिट दे रखी है कि 8 kgf, तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि kgf जो यूनिट थी वो तो भाई वेट की है, यानी कि ये वेट है। आपको दे रखा है कि 12 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये तो यूनिट डेंसिटी की है। आपको दे रखा है 100 ml, यानी कि ये वॉल्यूम की यूनिट है, 100 cc वॉल्यूम की यूनिट है। बात समझ आ रही है, इसलिए यूनिट पढ़ाई जाती है कि यूनिट देखते ही आपको क्वेश्चन से ये समझ आ जाए कि वो गिवन क्या है, इन केस क्वेश्चन की लैंग्वेज से कोई ना कोई इशू आ रहा है तो, ठीक है। तो यहां पे हम इसको खत्म कर रहे हैं, हमने थ्योरी सारा पार्ट कर लिया है, कुछ क्वेश्चंस इसके करेंगे, छोटी क्लास रही है अगली बार की भी, और खत्म करेंगे इस चैप्टर को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।